Namaste and welcome to this exciting episode of Cytology Debunking Mythology। आप सबको तो मालूम ही है यूरोप की कंडीशन है युद्ध करते रहना। युद्ध 1648 से पहले से युद्ध चल रहा है। 1492 में यूरोपियन, इटालियन और जनरली इटालियन और एक्सप्लोरर्स के थ्रू स्पेनिश किंग्स ने एक एक्सपीडिशन भेजा था अंडर द गाइडेंस ऑफ द कैथोलिक चर्च कि आप दुनिया को ढूंढो, उसमें कॉलोनाइज करो और यूरोप की गरीबी हटाओ। ये 1492 में पेपल बुल है। पेपल बुल मतलब क्या बोलते हैं उसको, इस्लामिज्म में बोलते हैं ना कुछ, पतवा ही होता है। वो रिलीज किया ताकि पूरी दुनिया पे कॉलोनाइजेशन। जब टाटार्स बोलते हैं, टाटार्स यूरोप में बोलते हैं, टाटार जो होते हैं वो स्वयं ही हिंदू होते हैं। और मैं आपको कुछ और भी तथ्य देता हूँ शास्त्रों से, आपको बड़ा आनंद आएगा सुन के कि महाराज ययाति के 5 पुत्र थे। एक थे यदु, तुर्वसु, द्रुयु, अनु और पुरु। इनसे 5 वंश निकले। यदु से निकले यदुवंश, तुर्वसु से निकले यवन। तुर्वसु नाम उसी से तुर्की पड़ा है, तुर्वसु से ही तुर्की पड़ा है। तुर्क निकले, जैसे अगर हम कौरव बोलते हैं उसी तरह यवन जो है तुर्वसु से निकले, तुर्की बोलते हैं उसको। फिर द्रुयु से निकले भोजवंश। आपको मालूम है भोज किधर रहते हैं, भोज रहते हैं। भोज और अंधक जो परंपराएं वंश हैं वो दिल्ली से दक्षिणी की दिशा में, दिल्ली से दक्षिणी पूर्वी की दिशा में कोसल वंश है और दिल्ली से दक्षिणी दिशा में भोज वंश है और मथुरा पे भी आता है भोज वंश। फिर अनु से निकले आपके म्लेच्छ वंश। अनु से तो म्लेच्छ जो है वो अनु से आए और पुरु से पौरव आए। ये सारे वंश दुनिया भर में फैल गए। ये सब ययाति के ही पुत्र हैं। तो इसलिए आपको कॉमन कल्चर, कॉमन डिनोमिनेशन 5 पुत्रों में मिलेगा। और क्योंकि पुरु जो उनके सबसे छोटे थे, उनके बड़े प्रिय भी थे, उन्होंने अपना नवयौवन उनको दे दिया था महाराज ययाति को। पुरु उनके बड़े प्रिय पुत्र थे। तो यौवन दे दिया उन्होंने। तो उसके बाद उन्होंने पुत्र पुरु को उसका यौवन लौटा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने महाराज पुरु की पुनः का गुणगान भी। तो ये 5 वंश हैं। अब इसमें से ये 5 वंश जो हैं इनसे ही आते हैं आपके वेस्टर्न सिविलाइजेशन और सब। तो म्लेच्छ जो वंश है जो ग्रीस से शुरू हुआ, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नॉर्थ से साउथ में आए, नहीं, साउथ से नॉर्थ में गए सब लोग। तो जो ग्रीस का जो वंश है जो कि शुरू हुआ महाराज अनु से, तो वो जो पूरा जो वंश है, साइप्रस, ग्रीस, इटली, ये सब वंश वहाँ फैल गए। और फिर यहाँ से वो ऊपर गए, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हंगरी और उसके जर्मनी, वो हुण आ जाते हैं। हुण उन्होंने वो महाभारत में रथ बनाने का कार्य करते थे। इतिहास जाना जरूरी है। हम लोग को शैलो पे नहीं रहना है, हम लोग को बहुत ही डीप में जाना है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस पीपल। कैसे, मैं इसलिए मेरा एकदम सटीक विश्लेषण होता है इनके सोचने का तरीके पे, बिकॉज मैं इनके पूरे वंशावली में जा रहा हूँ। तो बिकॉज महाराज ययाति को बहुत काम वासना थी। जो पुरु थे काफी धार्मिक थे, वो वंश भारत में रहा, भारतवर्ष में रहा। ये बाकी सारे वंश जो हैं वो एक तरीके से सेल्फिश भी रहे कि वो सिर्फ अपने पिता के बारे में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जबकि पुत्र का दायित्व होता है कि पिता की इच्छाओं को पूरा करे। अब यही जो वंश है बाद में इनको बुलाया गया सैक्सन, सैक्सनी, उसका भी एक आता है। जो सप्तऋषि हैं और जो सक्स, शाकद्वीप से भी आता है, साक्स, SAKS, शाकद्वीप पुराना नाम है, सबको मालूम था। अर्जुन जब अपनी उत्तरी यात्रा करता है तो 2 बार करते हैं, एक बार नहीं करते हैं। तो एक बार वो जाते हैं
हिमालय की तरफ शतशृंग पहाड़ से फिर ऐसे घूम के फिर ऊपर से उत्तर कुरु से फिर नीचे आते। दूसरी बार जाते हैं जो अश्वमेध यज्ञ में, वो पूर्वी दिशा में जाते हैं, चीन से फिर उत्तर में जाते हैं, फिर भद्राश्व वर्ष, रम्यक वर्ष, रमणीक वर्ष, फिर उसके बाद नीचे आते हैं, ऐसे घूम जाते हैं, फिर पश्चिमी दिशा से वापस आते हैं, इसलिए फिर वापस सिंधु को क्रॉस करते हैं। सिंधु उत्तरी पूर्वी दिशा में गंदी से पहाड़ से आती है। ऐसा लगता है कि आपको कि वो मानसरोवर से आ रही है, नहीं, वो गंदी से पहाड़ से आती है। चाइनीज रिसर्च है। कुछ चीज़ों में सबको क्रेडिट देना चाहिए जो सही काम कर रहे हैं। गंदी से पहाड़ में, जो मेरी एक बुक में है पांडवस द फेमस 5, उसमें मैंने लिखा है कि किस तरह गंदी से पहाड़ ही गंधमादन है। तो गंधमादन अगर आपको पता लग गया तो मलय पर्वतों को पता लग जाएगा। तो मलय पर्वत उनके पूर्वी दिशा में है। तो वी विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। पूरे विश्व में अगर आप देखें तो आपको बड़ा आनंद आएगा सुन के कि कहीं पर भी ऐसा जगह नहीं है। हैप्लो एम ग्रुप इज द मोस्ट प्रोमिनेंट जीन पूल जो है आउट ऑफ इंडिया थ्योरी। तो इनके मैंने क्यों आपको वंशज बताया, क्योंकि नाटो इसी वंशों से बना हुआ है। नाटो बना है अनु के वंश से बना है और तुर्वसु के वंश से बना है। ये नाटो है। ये हमेशा लड़ते रहते हैं, ये कभी भी शांति से नहीं बैठते। इनका इतिहास से लड़ना, उन 1492 से छोड़ दीजिए, 13 शताब्दी से, 12वीं शताब्दी से, पहली शताब्दी से ये आपस में लड़ते ही रहे, कभी युद्ध खत्म नहीं किया। क्यों लड़ते रहे? क्योंकि इनकी आइडेंटिटी छीन ली गई। इनको शांति से रहना नहीं आता। इनको युद्ध के बीच में शांति से रहना आता है, लेकिन युद्ध के समय शांति से रहना नहीं आता। और वायलेंस जो होती है वहाँ पे बड़ी डेडली होती है। वायलेंस भारत में भी होती है, लेकिन वहाँ पर भी होती है। भारत में अब ब्राह्मणिज्म के प्रभाव से बढ़ गई है, और वहाँ पे इसलिए बढ़ गई है क्योंकि, और ऑल्सो भारत में कभी सनातन धर्म के एजुकेशन पे फोकस भी नहीं किया जाता ज़्यादा। मतलब कहीं पॉपुलर अगर रेगुलर प्रोग्राम हो जहाँ पे ब्रह्मचर्य सिखाया जाए, गृहस्थ आश्रम सिखाया जाए, ये सब सिखाया नहीं जाता कहीं पर भी। वो सिखाना चाहिए, इसलिए हम लोग को गुरुकुल भी चलता है, वहाँ जुड़ सकते हैं आप। अब वहाँ से अब नाटो के, अब आइए नाटो के इतिहास पे। ये लड़ाका सारी जो ट्राइब्स हैं उसमें पीस कराई गई 1648 में। तो बाइजेंटाइन एम्पायर था, वो एक्चुअली रोमन कैथोलिक एम्पायर था। उनकी और ओटोमान, उसको बोलते हैं उस्मान, उस्मान साम्राज्य की जो युद्ध था वो तुर्कों के द्वारा किया गया था। तो ये पांचों पुत्र कंपीट बहुत करते हैं शुरू से। पुरु ने तो सुरक्षित कर दिया, पुरु कोई हरा नहीं सकता था, उसको पिता का आशीर्वाद भी था। उनकी सेना भी, महाराज पुरु की सेना भी बहुत बड़ी थी। और बाकी सब प्रदेश, और सबसे धनी भी थे। बाकी सब देशों में गरीबी है, क्योंकि पुत्र से बड़े प्रिय हैं, तो याति ने भारतवर्ष दे दिया, मतलब सबसे अच्छी जगह दे दी गिफ्ट के लिए। और आज भी आप देखते हैं वेदर वाइज, भोजन वाइज, एवरीथिंग भारत इज बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट भारत इज बेस्ट। बाकी सब जगह ऐसा नहीं चलता। और मानसिक संतुलन भी भारत में ज्यादा रहता है। तो जब ये डिवीजन हुए तो ये शुरू से लड़ रहे हैं, अभी से नहीं लड़ रहे हैं, शुरू से लड़ रहे हैं। और ये मिक्सचर जो हुआ टर्किश का, सेंट्रल एशिया का, जिसको बोलते हैं तुर्वसु के पुत्रों का, ये मिक्सचर वॉज वेरी डेंजरस, एक्सप्लोसिव। जितने भी अब गोरे लोग देखते हैं, ब्लू आइज, व्हाइट स्किन, वो सारे तुर्वसु के वंशज हैं, क्योंकि उनका शरीर का कांति भी वैसी थी। कोई व्हाइट और ब्लैक और ब्राउन से कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा नहीं होता है, वो होता है अपने कर्मों से। तो तुर्वसु के पुत्रों का ये आदत था कि लूट फसाट करना, मारना, इसलिए उनको पिता ने उनको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके पिता ने उनको 2 देवयानी से हुए थे उनके, और 3 शर्मिष्ठा से। तो जो 3 शर्मिष्ठा से हुए थे वो देवयानी, 2 देवयानी से, 3 शर्मिष्ठा से। सो अब तो जो 2 पुत्र उनके जो देवयानी से हुए थे, और शर्मिष्ठा जो है शुक्राचार्य की पुत्री हैं। तो देवयानी की सखी है शर्मिष्ठा। तो शुक्राचार्य ने कि शर्मिष्ठा को शयन कक्ष में ना बोला, ऐसा बोला उन्होंने। ययाति ने इसके, उसे कई पुत्र हुए उनके।
है? तो एनीवे ये स्टोरी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये शुरू से लड़ रहे हैं, इतिहास की शुरुआत से लड़ रहे हैं, और क्योंकि ये क्षत्रिय हैं, मतलब भटके हुए क्षत्रिय, और क्षत्रिय का अर्थ होता है जो ब्राह्मणों की रक्षा करे या वेदों की रक्षा करे, बट ये भटके हुए हैं। तो ये सिर्फ अपने ईगो के लिए लड़ते हैं, अपने प्राइड के लिए लड़ते हैं। ये कभी, ये लड़ लड़ के मर जाएंगे, लेकिन ये कभी भी शांति से नहीं रह सकते। और जो आप लोगों को लगता है यूरोप कितना पीसफुल है, क्योंकि लोग कम है तो इसलिए पीसफुल लगता है आपको। और अगर आप कहीं पे इनको सबको एक साथ भीड़ में डाल दें तो काट के देख लीजिए, कोई भी बाहर नहीं आने वाला, बिकॉज दे कांट टॉलरेट एनीबॉडी। उनको अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस चाहिए हर आदमी को, और वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करेंगे ताकि वो गवर्नमेंट सारा खर्चा उठाए, कोई और मरे जाके और हम लोग बच जाए। तो यूरोप, नेटो ने कभी भी अपनी सुरक्षा पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो इतिहास है कि वो हमेशा पिटते रहे। इसलिए यूके उनसे अलग रहता है। यूके इसलिए अलग रहता है क्योंकि वो भी वही सैक्सनी की ब्रांच है, और यूके इसलिए अलग रहता है क्योंकि यूके को मालूम है कि इनके साथ जुड़ जाएंगे तो हम लोगों को ये युद्ध कराते रहेंगे, और युद्ध के चाहता है कि ये लोग युद्ध करें ताकि पिटते रहे। जर्मनी को उकसाएगा, फिर अपनी स्पेशल फोर्सेस के थ्रू इधर घुसेगा, फिर यूक्रेन में लटकाएगा, फिर पिटवाएगा वहाँ पे। यूके का काम एक शैतान बालक के जैसा है, जहाँ भी जाता है गड़बड़ी मचाता है। चाहे वो यूरोप में घुसे तो यूरोप में गड़बड़ी मचाएगा, भारत में घुसे तो भारत में मचाएगा, यूएस में घुसे तो यूएस में मचाएगा। यूएस का पूरा जो पॉलिटिकल टर्माइल है वो बिकॉज ऑफ यूके। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि यूएस कंट्रोल करता है यूके को, यूएस इज द पावर नाउ। नहीं, बिल्कुल गलत एनालिसिस। यूके जो है पूरी तरीके से अमेरिका को कंट्रोल करता है, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, क्योंकि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वही डिटरमाइन करता है कौन बनेगा प्रेसिडेंट। ये इतिहास है, चाहे वो डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, या पहले जैसा तो दिखेगा नहीं आपको कहाँ पे हो रहा है डिसीजन, लेकिन जितना भी आपका जो गहरा राज्य है वो वहीं से, या जो अदृश्य राज्य है वो वहीं से आता है, डीप स्टेट वहीं से आता है, और एजेंसीज के थ्रू चलता है। सारा एजेंसीज चलाती हैं, एजेंसीज को मालूम होता है क्या करना है, इसलिए आजकल लोगों ने डेफिनेशन बदल दी है। बोलते हैं कि अदृश्य राज्य जो है हर देश का अदृश्य राज्य होता है, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज को अदृश्य राज्य बोला जाता है। ठीक है, अब वो लोग चाहे बिजनेसमैन को यूज करें या इसको यूज करें। नेटो के साथ प्रॉब्लम क्या है कि नेटो पे हमेशा युद्ध का भूत इसलिए चढ़ा रहता है, नेटो की मतलब सारी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जो बनाती हैं, और अमेरिका के ऊपर, क्योंकि उनका यूनिटी का वही एक बेसिस है, फियर, डर से रहो। जैसे वो सिखाते हैं चर्च के अंदर, भगवान से डरो, तो डर के मारे सब एकत्र, भगवान से डरो, मतलब जैसे भगवान अलग हो गए एनिमी, आप डरते रहिए बैठ के। इसी तरह उनको चाहिए एक एनिमी। अगर रशिया नहीं होगा तो चाइना, चाइना नहीं होगा तो इंडिया, और कुछ नहीं होगा तो इमिग्रेंट्स। कुछ ना कुछ डर चाहिए, क्योंकि डर के बिना लड़ाई नहीं होगी, अशांति नहीं होगी, पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं चलेगा। और यूरोपियन यूनियन के पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ इतना आर्टिफिशियली हाई प्राइस कर दिया है कि साधारण उनके पास डिफेंस चलाने के लिए पैसा नहीं है, ताकि लोग, जो साधारण लोग हैं, सिर्फ जॉब करते रहे, काम करते रहे और बस करते रहे, क्योंकि एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स इज मच लेस। टैक्सेस लगा लगा के वो मनमानी इंप्रूव करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, क्योंकि वो किसी को बिना काम के रहने नहीं देते, कि बिना काम के रहेंगे तो वो लड़ना शुरू कर देंगे। ओके, ये है पीस ऑफ माइंड हटा दिया है वहां पे। अगर आप सपोज करो गवर्नमेंट्स हटा दो सारी यूरोप की, ये सब आपस में जल भुरभुरेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, सब भागेंगे इंडिया की तरफ, इंडिया, चाइना, अदर प्लेसेस। अभी भी जाते हैं ना, व्हाट ए पीस, हैप्पीनेस, माइंडफुलनेस। जब यूरोपियन पीस और माइंडफुलनेस की बात करे, उसको सुनना बंद कर दो, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ थियोरेटिकल बात करेगा, उसको कोई इच्छा ही नहीं है पीस में, उसके अंदर ही पीस नहीं है, वो सिर्फ प्रचार कर रहा है। तो ये जो पूरा जो इंसिडेंट है, पूरा जो ड्रामा चल रहा है नेटो का, अब अमेरिका बोलना चाहता है कि आप सैंक्शन लगा दो चाइना के ऊपर, आप इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दो, आपके लिए रशिया सबसे बड़ा एनिमी है, हमको रशिया के साथ ऑलरेडी युद्ध पे है, रशिया के साथ यूक्रेन के थ्रू, और अभी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराया ड्रोन्स के थ्रू इन पोलैंड। अब बोल रहे हैं उससे युद्ध करना डायरेक्टली। आप कैसे युद्ध करोगे? आपकी
टोटल मिलिट्री पॉपुलेशन, जो टोटल मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो 1.2 मिलियन पीपल है। आपके पास वेपन्स, आपके हो भी वेपन्स तो लड़ने के काबिल हो नहीं, आप छापामारी के काबिल, लेकिन लड़ना है युद्ध। कहीं ना कहीं पे एशिया को भी साथ में आना पड़ेगा इन लोगों से बार बार लूटने से बचने के लिए। मुझे ऐसा लगता है इतिहास में कितनी बार लूटा गया है यूरोपियंस के द्वारा एशिया को। अब तो कहीं ना कहीं एशिया को भी यूनिटी में रहना पड़ेगा, रशिया के साथ खड़ा होना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नॉर्थ कोरिया खड़ा हुआ है इस समय, बाकी देशों को भी खड़ा होना पड़ेगा सेनाओं के माध्यम से। तो इट इज ए वेरी, ये जो युद्ध का बुखार है बड़ा हिस्टोरिक है। वो युद्ध के बिना रह ही नहीं सकते, कहीं नहीं चलेगा तो खुद शुरू कर देंगे, आपस में शुरू कर देंगे। बॉस्निया, युगोस्लाविया, स्लाविया, है ना, और इंटरनली तो कलह मचा ही रहता है पूरा। आपको लगता है बड़ा शांत है, पेरिस को आप देख लीजिए, स्पेन को देख लीजिए, पोर्चुगल को देख लीजिए, इटली में देख लीजिए क्या चल रहा है अंदर, क्राइम कितना ज़्यादा है और किस तरह का क्राइम है। तो युद्ध तो चल ही रहा है, इसी को भी युद्ध बोलते हैं। सिर्फ कंट्रीज के बीच में युद्ध नहीं होता, युद्ध यहाँ पे चल ही रहा है। युद्ध का बुखार है, फिर सभ्यता उस प्रकार की है। तो ये युद्ध का बुखार कभी खत्म होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये तो इनका वंश है, महाराज ययाति के वंशज हैं सब, इनका वंश है। जो अफ्रीका के लोग हैं वो कुश के हैं, और साउथ अमेरिका के लोग भारतीय मूल के हैं बाय द वे। तो ये तो इनका वंश है, तो इसमें तो युद्ध चलता ही रहेगा। आज के लिए इतना ही। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, आज शाम को होगा। अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो साइन अप करिए, गुरुकुल का शुल्क भी दीजिए ताकि हमको मदद मिले, और हमको सपोर्ट भी करिए चैनल को। जल्दी से जल्दी, इतना जल्दी ऐसे स्प्रेड करिए वीडियो को ताकि लोग सब्सक्राइब करें और धार्मिक तरीके से दुनिया का इतिहास को समझें, आज की जियोपॉलिटिक्स भी समझें। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।